हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर क्लासेस 2025 के लिए। ये आपका 5वीं वीडियो, यानी कि ये आपकी 5वीं वीडियो है। इससे पहले हमने 4 वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए यूट्यूब पर। आप यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको ये सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो बुक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस। पेपर कोड हो जाएगा G271। देख लो परीक्षा वाले प्रश्न, देख लो परीक्षा में आने वाले प्रश्न। तो हम उन क्वेश्चनों को करा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उन्हीं को हम करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर लोगे और इसकी PDF पढ़ लोगे। और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि ऐसे और वीडियो आप तक पहुँच जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका प्रभाव बताइए, अथवा वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, वैश्वीकरण के गुण दोषों पर प्रकाश डालिए, अथवा वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक तत्वों की भूमिका की विवेचना कीजिए, अथवा वैश्वीकरण ने विश्व की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार तथा कितना प्रभावित किया है, सो उदाहरण तर्क दीजिए। तो इन क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपको यही उत्तर करना है जिसको हम कराने वाले हैं। तो देखते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ। वैश्वीकरण का अर्थ विश्व में चारों ओर अर्थव्यवस्था का बढ़ता हुआ एकीकरण है। यह एकीकरण प्रमुख रूप से व्यापार तथा वित्तीय प्रभावों के माध्यम से होता है। व्यापार तथा वित्तीय प्रवाह अर्थात निवेश के साथ साथ श्रमिकों तथा प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार होता है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक राजनीतिक परिदृश्य संबंधी अन्य आयाम भी हैं। विद्वानों का यह मत है कि 21वीं शताब्दी वैश्वीकरण का युग है। जिस प्रकार भारतीय विद्वानों ने संपूर्ण विश्व के संदर्भ में चिंतन किया था, वही चिंतन धारा विभिन्न रूपों से संपूर्ण विश्व के समक्ष उपस्थित हुई है। भारतीय मनीषियों ने सांस्कृतिक आधार पर वैश्वीकरण की बात कही थी, जबकि आधुनिक समय में इसका स्वरूप आर्थिक है। वैश्वीकरण शब्द 1980 के दशक से साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग हुआ है। घरेलू बाजार में जो बाजार शक्तियां मार्केट फोर्सेस क्रिया करती हैं, उन्हीं का राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर विस्तार ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण बाजार अर्थव्यवस्था में होने वाले निरंतर परिवर्तन का ही एक पहलू है तथा प्रतिस्पर्धा एवं श्रम विभाजन के माध्यम से बाजार कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करता है। विश्व बाजार वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है। विश्व बाजार का अर्थ है अधिक पूंजी निवेश। आगे देखते हैं। तकनीक रास्ते, आयात तथा अधिक निर्यात के लिए प्रवेश मार्ग वैश्वीकरण इस विकास की प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। वर्तमान समय में पूंजी, प्रौद्योगिकी, श्रम तथा सूचनाओं का स्वतंत्र प्रवाह वैश्वीकरण का द्योतक है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय राज्यों की सीमाओं का अतिक्रमण हो रहा है। संपूर्ण विश्व एक वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज का रूप धारण करता जा रहा है। जिस राष्ट्रवाद तथा संप्रभुता ने राष्ट्रों की सीमाओं को सुदृढ़ता प्रदान की थी, वे वर्तमान परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में अपना औचित्य समाप्त करते हुए प्रतीत होते हैं। राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता बढ़ी है। राष्ट्र अनेक क्षेत्रों में सहयोग करने को प्रयासरत हैं। क्षेत्रीय आधार पर तो सहयोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अनेक प्रकार के क्षेत्रीय संगठन अस्तित्व में आए हैं और यही प्रक्रिया भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण में भूमिका निभाएगी। उदारीकरण की प्रक्रिया ने वैश्वीकरण को सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। वर्तमान समय में यद्यपि राष्ट्रों के बीच राजनीतिक
विवाद ज्यों के त्यों बने हुए हैं, परंतु वे आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करने को आगे बढ़ रहे हैं। वैश्वीकरण के गुण। तो वैश्वीकरण के गुण देखते हैं। वैश्वीकरण के प्रमुख गुण लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, निवेश। निवेश के पर्याप्त अवसर। वैश्वीकरण की अवधारणा के कारण विश्व में कहीं भी निवेश के अवसरों के सृजन से लाभ प्राप्त होगा। यही बात व्यापार के संबंध में भी कही जा सकती है, परंतु वैश्वीकरण से संपूर्ण जनसंख्या को लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ को हानि भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट, पूंजी के प्रवाह में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण पूंजी का प्रवाह बढ़ जाता है। यदि किसी राष्ट्र में निवेश का कोई नया अवसर उत्पन्न होता है, तब वैश्वीकरण के पूर्व केवल उसी राष्ट्र के निवासी ही उसमें निवेश कर सकते थे तथा ऐसा वे उस सीमा तक कर सकते थे जिस सीमा तक उनके पास निवेश करने के लिए पूंजी थी। इसका यह अर्थ हुआ कि इस परियोजना का लाभ पूंजी की कमी के कारण प्राप्त नहीं हो सकता था, परंतु वैश्वीकरण की स्थिति में दूसरे देशों के व्यक्ति भी इस परियोजना में निवेश कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इससे उन्हें तो लाभ प्राप्त होगा ही तथा साथ ही उन राष्ट्रों के निवासियों को भी बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ प्राप्त हो सकेगा जहां पर उद्योग लगाए जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट, बाजार क्षेत्र का विस्तार। वैश्वीकरण के कारण बाजार क्षेत्र में विस्तार हुआ है, अतः उपभोक्ताओं को बहुत सस्ती कीमतों पर सामान उपलब्ध होने लगा है। उत्पादन में मात्रात्मक ही नहीं अपितु गुणात्मक परिवर्तन भी हुआ है। चौथा, उत्पादक में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। साथियों, इसका पांचवा पॉइंट हो जाएगा आर्थिक सहयोग में वृद्धि। विश्व के विकसित तथा विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग में वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं। वैश्वीकरण के दोष। क्या? वैश्वीकरण के दोष। वैश्वीकरण के दोषों को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। पहला, हस्तक्षेप का अवसर प्रदान करना। वैश्वीकरण लोकतंत्र के लिए विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करता है। प्राचीन समय में दूसरे देश में हस्तक्षेप करने के लिए सेना भेजने की आवश्यकता होती थी, परंतु वर्तमान समय में वैश्वीकरण के कारण दूसरे राष्ट्र में हस्तक्षेप करने के लिए सेना भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। इतना ही पर्याप्त होता है कि वित्तीय प्रवाह को रोक दिया जाए, व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाए अथवा अनेक प्रकार से दूसरे देशों में जीविकोपार्जन के साधनों को प्रभावित किया जा सकता है। जैसे जैसे विश्व के राष्ट्रों के बीच की दूरियां समाप्त हो जाएंगी, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देगा। इनका विकासशील राष्ट्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा नव उपनिवेशवाद तथा नव साम्राज्यवाद को भी प्रोत्साहन किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, उद्योग धंधों पर प्रतिकूल प्रभाव। तो विकासशील राष्ट्रों के उद्योग पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ये राष्ट्र विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता में पीछे रह जाएंगे, जिससे उनके उद्योग बंद होने की स्थिति में आ जाएंगे। तो साथियों, तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसका बेरोजगारी बढ़ने की संभावना। तो विकासशील राष्ट्र आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से बहुत भयभीत हैं। उनका यह विचार है कि आधुनिक स्वचालित मशीनों के प्रयोग करने से कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, अतः कारखानों में श्रमिकों की छटनी हो जाने से रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे तथा श्रमिकों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। शोषण में वृद्धि। तो विदेशी कंपनियां विकासशील राष्ट्रों की प्राकृतिक संपदा का दोहन करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप वहां के नागरिकों का सामाजिक तथा आर्थिक शोषण किया जाता है। पांचवा पॉइंट है आत्मनिर्भरता पर प्रतिकूल प्रभाव। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया देश की आत्मनिर्भरता की स्थिति को प्रभावित करती है। नागरिक अपने राष्ट्र के द्वारा निर्मित वस्तुओं को क्रय करने के स्थान पर विदेशी वस्तुओं को क्रय करना प्रारंभ कर देते हैं।
जिससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो छठा पॉइंट हो जाएगा क्षेत्रीय असंतुलन को प्रोत्साहन। तो विदेशी कंपनियां क्षेत्रीय असंतुलन को तीव्र कर देती हैं। भारत में विदेशी कंपनियों को जो अधिकांश नवीन स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं, उनका 51% निवेश महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल व दिल्ली राज्यों में उद्योग स्थापित करने के लिए। इससे क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा मिला है, जो राष्ट्र के हित में नहीं है। अगला, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक तत्व। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्व सहायक सिद्ध हुए हैं। पहला, आवागमन अथवा यातायात के साधनों में विकास। वर्तमान समय में आवागमन अथवा यातायात के साधनों का तीव्र गति से विकास हुआ है। वर्तमान समय में ध्वनि की गति से भी अधिक तीव्र गति से चलने वाले वायुयानों ने इस संपूर्ण विश्व की दूरी को घटा दिया है। कुछ ही घंटों में एक व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने में जा सकता है। आवागमन के साधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन ने विश्व के राष्ट्रों के मध्य अनेक क्षेत्र में सहयोग के द्वार खोल दिए गए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, संचार साधनों में वृद्धि, यानी कि संचार साधनों में वृद्धि। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी में तीव्र गति से विकास हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप विश्व के किसी भी कोने से कुछ ही क्षणों में सूचना सरलता से प्राप्त की जा सकती है। कंप्यूटर के विकास ने तो सूचना के क्षेत्र में क्रांति कर दी है। इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान कुछ ही क्षणों में हो जाता है। किसी भी राष्ट्र का चिकित्सक अपने घर बैठे ही किसी भी दूसरे राष्ट्र के चिकित्सक से विचार विमर्श कर सकता है। एक देश में बैठा कोई भी शोधकर्ता विदेश के किसी भी पुस्तकालय अथवा प्रयोगशाला से शोध की आवश्यक सामग्री प्राप्त कर सकता है। सैटेलाइट के माध्यम से विश्व में घटित किसी भी घटना का सीधा प्रसारण रेडियो तथा दूरदर्शन के चैनलों के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। इस प्रकार से व्यक्ति ने संपूर्ण विश्व के साथ संबंधों में विस्तार किया है। तीसरा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आर्थिक उदारीकरण की इस प्रक्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत वृद्धि की है। उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण दक्षिण संवाद की प्रक्रिया की गति तीव्र हो चुकी है। चौथा पॉइंट, परमाणु तकनीक में वृद्धि। वर्तमान परमाणु युग में परमाणु तकनीक में तीव्र गति से विकास हुआ है। विश्व के अनेक राष्ट्रों ने इतनी मारक क्षमता प्राप्त कर ली है कि वे कुछ ही क्षणों में संपूर्ण मानवता का विनाश कर सकते हैं। दो राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न युद्ध विश्व युद्ध का रूप धारण कर सकते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ता प्रदान की है। पारस्परिक निर्भरता की स्थिति ने राष्ट्रों के चिंतन तथा सोच की दिशा को परिवर्तित कर दिया है। वर्तमान समय में विश्व का कोई भी राष्ट्र अपनी सीमाओं को बांधकर नहीं रख सकता है। यहाँ तक कि साम्यवादी चीन ने भी इस उदारीकरण की प्रक्रिया में विश्वास करते हुए अपनी सीमाओं को दूसरे देशों की व्यापारिक गतिविधियों के लिए खोल दिया है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे।